हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या है? इट इज़ प्रोग्राम्ड सेल डेथ या फिर आप इसे सिंपली सेल सुसाइड कह सकते हैं। एपोप्टोसिस होती क्यों है? बेसिकली मान लीजिए हमारे पास एक सेल है। ये सेल क्या है? इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है। ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। जब इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा सबसे पहले क्या कोशिश करता है अडेप्ट करने की, तो अडेप्टेशन परफॉर्म करने की कोशिश करेगा। मान लो अडेप्टेशन नहीं हो पाई, सेल फिर भी सेल पे स्ट्रेस अभी भी कंटिन्यूड है। तो अगर स्ट्रेस अभी भी कंटिन्यूड है तो ये इंजरी, इट विल परफॉर्म इंजरी। अब इंजरी क्या है? एक रिवर्सिबल इंजरी है। दूसरा हमारे पास अगर मानो फिर भी स्ट्रेस कंटिन्यू होता रहा रिवर्सिबल इंजरी के बाद भी, तो इरिवर्सिबल इंजरी। इरिवर्सिबल इंजरी में क्या आ जाता है? एपोप्टोसिस या फिर नेक्रोसिस। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? सेल डेथ हो जाएगी। अगर स्ट्रेस लगातार कंटिन्यू आता रहता है अडेप्टेशन के बावजूद भी, रिवर्सिबल इंजरी के बावजूद भी, तो फिर उसके बाद इरिवर्सिबल इंजरी होगी। इरिवर्सिबल अल्टीमेटली क्या कर देती है? सेल की डेथ कर देती है। नेक्रोसिस से भी हो सकता है, एपोप्टोसिस से भी हो सकता है। नेक्रोसिस के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। राइट नाउ विल टॉक अबाउट एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस स्टार्ट कैसे होती है? जैसे कि ये एक सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। यहाँ पर कुछ सिग्नल रिसीव होते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली एक एंजाइम होता है कैस्पेज। कैस्पेजेस एंजाइम होते हैं इसके अंदर, प्लूरल फॉर्म कैस्पेजेस है। जब बाहर सिग्नल रिसीव होंगे इन कैस्पेजेस को, तो ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बैठे होते हैं, ये एक्टिवेटेड नहीं होते हैं। इन सिग्नल से ये एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वंस दे आर एक्टिवेटेड, तो ये क्या करते हैं? ये सेल का सुसाइड करवाते हैं। ये सेल का सुसाइड करवाते हैं। कैसे? बेसिकली ये पहले एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनवाते हैं। एपोप्टोटिक बॉडीज़ कुछ ऐसा करके बॉडीज़ बन जाएंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज़। और जब ये बॉडीज़ बनेंगी, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बनेंगी जब, तो क्या होता है? कोई लीकेज नहीं होती, नो लीकेज। यही डिफरेंस है इसके और नेक्रोसिस में कि इसमें ना कोई लीकेज होगी, ना कोई इन्फ्लेमेशन होगी, ना कोई इन्फ्लेमेशन, नो लीकेज नो इन्फ्लेमेशन। जबकि ये सेल को सिग्नल मिलेंगे, कैस्पेसेस इनएक्टिवेटेड फॉर्म में थे एक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाएंगे, फिर क्या होगा? एपोप्टोटिक बॉडी बन जाएंगी और कोई लीकेज कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, जिसके कारण दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम नेक्रोसिस, क्योंकि नेक्रोसिस में सेल लीकेज होती थी, नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती थी। सेकेंडली, नेक्रोसिस ग्रुप ऑफ सेल्स में होती थी, ये सिंगल सेल में होती है। ये कहाँ पर होती है? सिंगल सेल में फॉर्म हो रही है। थोड़ा सा इसके पाथवेज के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये दो पाथवेज फॉलो करता है, दो पाथवेज फॉलो करता है। एक है एक्सट्रिंसिक पाथवे, दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से, इंट्रिंसिक मतलब अंदर से। तो इसके जो दो टाइप्स कह सकते हो, पाथवेज आप कह सकते हो, टाइप्स नहीं मैं बोलूँगी, पाथवेज कह सकते हो। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? जो सेल का सिग्नल है वो बाहर से आता है, आउटसाइड द सेल से आता है। और इंट्रिंसिक में क्या होता है? अंदर से आता है सिग्नल, जो सेल सुसाइड का सिग्नल है वो अंदर से आता है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बारी टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस कर लेते हैं। वी विल कवर एवरीथिंग, जो आपको अपने प्रॉफ एग्जाम में लिखना है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ओवर हियर। टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस में एक आ जाएगा फिजियोलॉजिकल और दूसरा आ जाएगा हमारे पास पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एपोप्टोसिस का टाइप कहाँ पर काम आता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर वो मदर की वोम में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, उस टाइम पर जो हमारे हैंड्स हैं, हमारे हैंड के डिजिट्स एज नहीं बनते हैं। जब वो बनना स्टार्ट होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, दे लाइक दिस। फिर क्या होता है? धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा गैप आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर गैप आना शुरू हो जाएगा इनके बीच में, और अल्टीमेटली क्या होगा? इन गैप से डिजिट्स बननी शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पर भी पूरा गैप बनेगा, और गैप से फिर जब ये जॉइन हो जाएंगी बाकी चीज़ें, तो ये डिजिट्स बन जाएंगे। तो ये जो गैप बने, ये जो बीच में से ऑर्गन का जो टिश्यू गायब हुआ है, कैसे हुआ? ये एपोप्टोसिस से गायब हुआ।
सो एपोप्टोसिस हेल्प ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाने में हेल्प करता है। सेकेंडली पैथोलॉजिकल में बात किया जाए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है पैथोलॉजिकल में, जब एड्स की पैथोजेनेसिस होती है उस टाइम पर ये CD4 सेल्स को ये टी सेल के अंदर CD4 रिसेप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, तो ये इनको क्या करता है, इनको डिप्लीट करता है। सेकेंडली जब फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो जाता है, हेपेटाइटिस के टाइम पर ये क्या करता है, जो हेपेटाइटिक सेल है जहाँ पे इन्फेक्ट हुआ है, हेपेटाइटिस हुआ है, उन सेल्स को ये काउंसलमैन बॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, उनका ये काउंसलमैन बॉडीज़ बना देता है। तो दीज आर 2 एग्जांपल्स ऑफ पैथोजेनेसिस, और फिजियोलॉजिकल में एग्जांपल आ जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हमने जैसे 2 पाथवे किए, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म, एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। एज आई सेड, इसमें क्या होगा, इसमें जो सिग्नल आएगा वो आउटसाइड द सेल से आएगा, और इसमें सिग्नल फ्रॉम विद इन द सेल, फ्रॉम इनसाइड और विद इन द सेल। तो इसमें सिग्नल हम कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, सिग्नल बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब सिग्नल जब आता है तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स भी होने चाहिए ना, तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो रिसेप्टर्स होते हैं सिग्नल को रिसीव करते हैं, दोज आर डेथ रिसेप्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, दोज आर डेथ रिसेप्टर्स। और इसकी बात की जाए तो इस वाले में क्या होता है, ये बेसिकली हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की परमिएबिलिटी जो है, उसकी मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और उसकी वजह से कुछ प्रो एपोप्टोटिक बॉडीज़ या फिर आप बोल दो प्रो एपोप्टोटिक मार्कर्स बनते हैं, जैसे कि मतलब ये रिलीज़ होते हैं बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आंसर। तो कुछ प्रो एपोप्टोटिक मार्कर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म, साइटोक्रोम C जैसे कि हो गया, वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे हमारे पास, इन पाथवेज के भी फर्दर हमारे पास 2 फेजेस होते हैं, एक होता है इनिशिएशन फेज़ और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़। सिमिलरली इसका भी एक इनिशिएशन, इसका भी एक एग्जीक्यूशन। अब जो इनिशिएशन फेज़ होता है ना, वो दोनों में डिफरेंट होता है, एक्सट्रिंसिक में अलग, इंट्रिंसिक में अलग, और एग्जीक्यूशन फेज़ क्या होता है, दोनों में सेम होता है। इट इज़ सेम इन बोथ द पाथवेज। तो अगर मैं बात करती हूँ इनिशिएशन फेज़ की, सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनिशिएशन फेज़ की, किसका, एक्सट्रिंसिक का। पहले मैं एक्सट्रिंसिक के इनिशिएशन की बात करूँगी, फिर मैं इंट्रिंसिक के इनिशिएशन की बात करूँगी, और उसके बाद मैं दोनों के एग्जीक्यूशन फेज़ की एक साथ बात कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास इनिशिएशन फेज़ है किसका, एक्सट्रिंसिक पाथवे का। ये इनिशिएट कैसा हुआ, ये वाला मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम रिसेप्टर्स की बात करते हैं। डेथ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट। डेथ रिसेप्टर्स का एग्जांपल जैसे कि FAS या फिर आप कह सकते हो CD95 रिसेप्टर्स होते हैं। यू विल हैव टू लर्न दिस नेम बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिग्नल कहाँ से आया, ये तो रिसेप्टर हो गया, सिग्नल कहाँ से आएगा, बेसिकली फास्ट है ना यहाँ पे, तो फास्ट लाइगेंड से ही सिग्नल आएगा, फास्ट लाइगेंड से ही, सेम नाम है CD95 या फिर फास्ट आप कह सकते हो, यहाँ से सिग्नल आएगा। ये कहाँ पर लोकेटेड है, एक्सट्रिंसिक है, तो ये आउटसाइड द सेल ये लाइगेंड जो है लोकेटेड है, वहाँ से ये सिग्नल आ रहा है। डेथ रिसेप्टर्स के पास ये सिग्नल आएगा। तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास सिग्नल आया कहाँ से, फास्ट लाइगेंड से, वो किसके ऊपर जाकर, सिग्नल किसके ऊपर जाकर बाइंड करेगा, रिसेप्टर्स पर ना, डेथ रिसेप्टर्स, फास्ट, या फिर इससे भी आप लिख सकते हो CD95 लाइगेंड, यहाँ पे भी लिख दो फास्ट या फिर CD95 रिसेप्टर्स के पास आएगा ये सिग्नल। और ये रिसेप्टर्स क्या कर देंगे, रिसेप्टर्स कुछ एक चीज़ बना देंगे विच इज़ नोन एज FADD। ये एक डोमेन होता है, ये एक डोमेन होता है।
जैसे ही FADD बन जाएगा, FADD क्या करता है, FADD हेल्प करता है प्रोकैस्पेज 8 को कन्वर्ट करने में इनटू द एक्टिवेटेड, प्रो मतलब इनएक्टिवेटेड, ये एक्टिवेट करता है हमारे प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 के अंदर। ये हमारा एक्टिवेट करता है प्रोकैस्पेज 8 को कैस्पेज 8 के अंदर। तो हमारा प्रोकैस्पेज 8 एक्टिवेट हो जाएगा कैस्पेज 8 के अंदर, और यही तो हमें चाहिए था। कैस्पेज ही तो हमारा क्या कर रहा है, सेल सुसाइड करवा रहा है। तो हमारे पास क्या है, फास्ट प्रोटीन यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट था, हमारे पास जो कि मतलब लाइगेंड था, उसने सिग्नल भेजे फास्ट रिसेप्टर को। फिर क्या हुआ, बहुत सारे एक डोमेन बन जाता है। डोमेन कैसे बनता है, बेसिकली बहुत सारे फास्ट प्रोटीन इकट्ठे पास पास आ जाते हैं, बहुत सारे फास्ट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल है, वो एक साथ आ जाते हैं, ऐसे एक साथ आ जाते हैं, एंड दे फॉर्म अ डोमेन नोन एज FADD, ठीक है। और ये हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। इसके आते ही ये डोमेन क्या होता है, डेथ डोमेन, दिस इज़ अ डेथ डोमेन। इसके आते ही क्या होगा, हमारा कैस्पेज 8 जो था, प्रोकैस्पेज 8 था, वो हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में चले जाएगा, वो हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये इनिशिएशन फेज था किसका, एक्सट्रिंसिक पाथवे का। So guys, that was all about the extrinsic pathway का initiation phase. So guys, let's now talk about intrinsic pathway का initiation phase. उसके बाद हम दोनों extrinsic और intrinsic के execution phase एक साथ करेंगे। अभी let's talk about the intrinsic pathway का initiation phase. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, जो सिग्नल है वो सेल के अंदर से ही आता है। तो गाइस, हमारा सिग्नल आता क्यों है, बेसिकली सेल सुसाइड क्यों कर रहा है। तो इसका रीज़न एक तो मैंने आपको फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल तो बताया ही, पर इन जनरल देखा जाए तो हमारा रीज़न होता है कि जब मानो सेल का काम हो गया और अब हमें सेल की ज़रूरत नहीं है, तो सेल विल कमिट सुसाइड। सेकेंडली ये रीज़न हो सकता है कि सेल का जो DNA है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि अब वो बियॉन्ड रिपेयर है, अब वो रिपेयर हो ही नहीं सकता है, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इट मे डेवलप इनटू अ कैंसरस सेल, इसलिए वो खुद ही सुसाइड कर लेता है। तो मान लो अगर ये सेल है हमारे पास, और इस सेल के अंदर हमारे पास यहाँ पर DNA है, यहाँ पे डैमेज DNA है, दिस इज़ डबल स्ट्रैंडेड डैमेज DNA, और सेल के अंदर ये ऑर्गेनाइज भी होती हैं, तो यहीं पर कहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर, डैमेज DNA इज देयर। अब जो सिग्नल है वो कहाँ से आएगा, डैमेज DNA से आएगा, मतलब सेल के अंदर से आया ना, बाहर से तो आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी सिग्नल को। तो डैमेज DNA से हमारे पास सिग्नल आ गया कि अब DNA हो चुका है डैमेज, अब ये रिपेयर नहीं हो सकता, अब इसको क्या है, सुसाइड कमिट करवाना है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम C, हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, हमने फर्स्ट ईयर में ETS भी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसमें भी हमने पढ़ा है कि साइटोक्रोम C माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। बेसिकली मैट्रिक्स में नहीं, मैं यहाँ पे मेम्ब्रेन को बना देती हूँ, यहाँ पे हमारा साइटोक्रोम C प्रेजेंट होता है। तो साइटोक्रोम C को ना आने देने के लिए, साइटोक्रोम C जो है हमारे पास, ये बाहर नहीं आ सकता। बाहर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो गेट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो गेट है जहाँ से ये बाहर निकलेगा, वहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 गार्ड्स बैठे हुए हैं, उन गार्ड्स का नाम है BCL2 एंड BCLX, जो इसे बाहर नहीं आने देंगे। हमारे पास क्या है, BCL2 एंड BCLX जो इसे बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। और दीज आर प्रोटीन्स, ये कौन से प्रोटीन है जो एपोप्टोसिस होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि साइटोक्रोम C की ज़रूरत है एपोप्टोसिस करने के लिए। दीज आर नोन एज एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स। अब क्या होता है, जैसे ही सिग्नल आया डैमेज DNA से, वैसे ही ये दोनों जो गार्ड्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे 4 नए गार्ड से। उनका नाम क्या है, हमारे पास BAD, BIM, BAK एंड BAX। इसको याद हम कैसे कर सकते हैं, बैड भीम बक कर रहा था। सो पहले बक में BAK याद करना, बाद में बकवास जैसे होता है, बकबाक्स कर रहा था, जैसे ट्रिक टू लर्न। बैड भीम बकवास बकबक्स कर रहा था।
तो BAK BAX और यहाँ पे BAD BIM। इससे हमें ये याद हो जाएंगे चारों के चारों जो उसके नए गार्ड्स आए। अब जो ये गार्ड है, जैसे DNA डैमेज DNA से सिग्नल मिला, ये नए गार्ड्स आ गए। ये क्या है, ये एपोप्टोसिस करवाना चाहते हैं। सो दीज आर बेसिकली प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन्स जो क्या कराएंगे, एपोप्टोसिस करवाएंगे। तो ये क्या करते हैं, जो गार्ड इन्होंने बंद किया था, ये आए, ये वो जो गेट इन्होंने बंद किया था वो गेट इन्होंने खोल दिया। दे विल जस्ट ओपन द डोर जहाँ से साइटोक्रोम C क्या है, बाहर आ सके। अब साइटोक्रोम C यहाँ से बाहर आएगा और क्या करेगा, हमने देखा था कैस्पेज को एक्टिवेट किया था, कैस्पेज 8 को एक्टिवेट किया गया था एक्सट्रिंसिक पाथवे में। यहाँ पर क्या होता है, प्रो कैस्पेज 8 को किया था कैस्पेज 8 में, यहाँ पे प्रो कैस्पेज 9 होता है। क्या होता है, प्रो कैस्पेज 9 होता है, जिसको साइटोक्रोम C आकर एक्टिवेट करेगा, अब प्रो कैस्पेज 9 का क्या होता है, ये ना किसी के साथ बैठा होता है, किसी के साथ बाउंड होता है, वो होता है अपाफ1। तो अपाफ1 जो है इसको छोड़ नहीं रहा होता है, इसीलिए एक्टिवेट हो नहीं पाता। तो साइटोक्रोम C आएगा अपाफ1 को और इसकी बाइंडिंग को तोड़ देगा, इनके बॉन्ड को तोड़ेगा। प्रो कैस्पेज 9 फ्री हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैस्पेज 9 में। जैसे ही कैस्पेज 9 में कन्वर्ट होगा वैसे ही हमारे सेल को बेसिकली सिग्नल मिल गया, ये एक्टिवेट हो गया, ये एक्टिवेट होगा तो क्या हो जाएगा, सेल सुसाइड हो जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या पढ़ा हमने बेसिकली पढ़ा, पहले हमारे पास क्या था, DNA डैमेज था। डैमेज DNA ने क्या किया, पहले इनिशियली क्या था, इनिशियली एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन्स थे, BCL2 BCLX। डैमेज DNA सिग्नल पहुँचाए तो 4 नए गार्ड आ गए रिप्लेस करने के लिए। ये दोनों गार्ड तो जाने दे रहे थे साइटोक्रोम C को बाहर। अब ये जो चारों थे, बैड भीम बकवास कर रहा है, तो ये ऐसे करके याद किया हमने। तो इसमें ये चारों आएंगे, BAD BIM BAK BAX। ये ओपन कर देंगे स्टोर को, साइटोक्रोम C बाहर निकल आएगा, बाहर निकल कर वो अपाफ1 को सबसे पहले तो अलग करेगा प्रो कैस्पेज 9 के साथ, ताकि प्रो कैस्पेज 9 कन्वर्ट हो सके कैस्पेज 9 के अंदर। जैसे ही कैस्पेज 9 एक्टिवेटेड होगा तो ये हमारा सेल सुसाइड में अब पार्टिसिपेट करेगा। अब एकदम से सेल सुसाइड नहीं होगा, एक और पाथवे है, ये तो इनिशिएशन फेज़ था दोनों का। अब हम एग्जीक्यूशन फेज़ करते हैं कि इनिशिएट सब कुछ कर दिया, अब एग्जीक्यूट करना है उस वर्क को। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन फेज़ ऑफ बोथ इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक पाथवे। जो हमारा एक्सट्रिंसिक फेज़ से आया था, कैस्पेज 8 बना था ना, प्रो कैस्पेज 8 में कन्वर्ट हुआ था। इंट्रिंसिक फेज़ में हमारा क्या हुआ था, कैस्पेज 9, प्रो कैस्पेज 9 से कैस्पेज 9 बना था। ये दोनों अब मिलकर एक्टिवेट करेंगे फर्दर किसको, कैस्पेज 3 को और कैस्पेज 7 को। याद करने का तरीका क्या है, 8 9 से पहले क्या था 7, सो 7 8 9 कितने नंबर हो गए 3, सो 3 एंड 7 को ये फर्दर एक्टिवेट करेंगे। अब इनको एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा, जितने भी और कैस्पेजेस बच चुके हैं सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑल अदर कैस्पेजेस गेट एक्टिवेटेड। जब ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे तो ये कैस्पेजेस के करने वाले हैं, बेसिकली ये पूरा क्लीव कर देने वाले हैं सारा साइटोस्केलेटन, सारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स सब कुछ, और क्या करने वाले हैं, ये एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देंगे सेल की, जो हमने शुरू में पढ़ा था कि ये सेल की क्या कर देंगे, एपोप्टोटिक बॉडीज़ बना देंगे एंड अल्टीमेटली apoptosis will take place, programmed cell death हो जाएगी। So this was about the mechanism of apoptosis. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन apoptosis एंड उसके लिए जो वीडियो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन डाउन कर दी है। थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय।